पहली चीज, जब आप घर लेने जाएं तो सबसे पहले ये देखें कि उस घर का 20% आपके पास किसी ना किसी तरीके से होना चाहिए। अगर आपको आज 1 करोड़, आज दिल्ली एनसीआर में, मैं कहता हूं नोएडा में 2 बेडरूम लेना है, तो भी 1 करोड़ से नीचे का नहीं आएगा। 1 करोड़ का घर मान लो आप खरीद रहे हो, तो 20 से 25 लाख रुपए तो आपकी जेब में होना चाहिए। ठीक है, अब 75 लाख रुपए अगर आपको लोन लेना है तो 75 लाख का मोटा मोटी मुझे लगता है किश्त आएगी 60,000 रुपीज। मतलब मोटे तौर पर 1 लाख 1,000 मान लो, 1 लाख का 850, 850, 1 लाख का 850 चलता है, तो वही 60,000 रुपए हो जाएगी। दिस 60,000 शुड बी नॉट मोर देन 40% ऑफ योर टेक होम सैलरी। टेक होम सैलरी का 40%, तो टेक होम सैलरी का 40% जो है वो आपकी किश्त हो सकती है। तो अगर आपकी टेक होम सैलरी 1.5 लाख है तो तब आप डेफिनेटली खरीद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आपकी ग्रॉस सैलरी 2 लाख के आसपास होगी, तो 2 लाख रुपए महीने में आप एक 60,000 का अफोर्ड कर सकते हो। देखो सरकार को जो पैसा चला गया वो तो गवर्नमेंट आ रही है आपको। ये तो घर में अगर मान लो 60,000 रुपए मैंने ईएमआई में दे दिया तो फिर गाड़ी तो रह गई सर, गाड़ी के लिए। अच्छा हाँ, और इसीलिए मैंने टेक होम का 40%, बिल्कुल, इसलिए देखिए ये एक होता है गुड डेट, एक होता है बैड डेट। राइट। अब जैसे मैं एक इवेंट पे गया था जहां निर्मला सीतारमण जी आई थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। किसी ने पूछा सर डेफिसिट है मैडम ये सब, तो उन्होंने बोला देखो मेरा जितना डेफिसिट है ना उतना मेरे को उधार लेना है, और जितना मैं उधार लूंगी वो डेफिसिट का, उससे मैं एसेट क्रिएट कर रही हूँ, केपेक्स कर रही हूँ, मैं रोड्स बनवा रही हूँ, ब्रिजेस बना रही हूँ, पुल बना रही हूँ, डिफेंस पे खर्चा कर ये निवेश कर रही हूँ, तो यानी ये मुझे आगे जाके इनकम देने वाला। तो ये हो गया गुड डेट। बैड डेट होता है कि आपने कंजम्पशन। तो हमेशा याद रखिए बैड डेट इज इक्वल टू कंजम्पशन, गुड डेट इज इक्वल टू क्रिएशन। पर कंजम्पशन के बिना भी जिया नहीं जा सकता। अब सोचिए कोई व्यक्ति है जिनको रात को 8 बजे शौक है बैठने का ग्लास के साथ, अब शौक है तो शौक है, ठीक है, ये बैड डेट है, तो आप क्या करोगे? उनको जीरो तो कर नहीं सकते, तो आप ये बोल सकते हो भाई तू 3 मत पी, 1 पी ले, या तू 2 दिन में 1 बार पी ले। तो आपने क्या किया? उसको रेगुलेट कर दिया कि आपने जीरो नहीं किया। अभी किसी को शुगर की आदत हो, अभी किसी को डायबिटीज है, उसको शुगर खाने का मन है, तो बोला हफ्ते में 1 लड्डू खा लेना, राइट, तो उसको आपने खत्म नहीं किया, रेगुलेट किया। तो इसी तरीके से आप बैड डेट को रेगुलेट कीजिए। टेक होम का 15% आप बैड डेट की ईएमआई बना लीजिए। अच्छा, टेक होम का 15% अब बैड डेट की ईएमआई बना लीजिए। अच्छा, बस हो गया। बैड डेट में तो मोटे तौर पे डिफरेंस देखो ऐसा है, मतलब आप आईफोन ले लिए, गाड़ी ले लिए, आप जब कभी भी मोटा खर्चा, आईफोन वगैरह तो चलो 1 लाख 1.5 लाख रुपए का सामान है, कोई इतना बड़ा मैं नहीं मानता। गाड़ी और मकान एक नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 2 कर्ज ऐसे हैं जो कि बड़े होते हैं जी। तो गाड़ी खरीदने जाओगे 10 लाख रुपया ऐसे ही चला जाएगा। मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2005 की बात है, मुझे गाड़ी खरीदने का शौक था कि गाड़ी खरीदूं, पहली बार कार खरीदता, तो मुझे कुछ लोगों ने मना किया कि बेवकूफ़ी कर रहे हो। उस टाइम पे दिल्ली एनसीआर में 7 लाख रुपए में 2 बेडरूम का घर मिलता था। कहा कि ये पैसा जितना 4 लाख में तुम गाड़ी खरीदोगे, ये पैसे का अगर तुम घर खरीद लो तो ये 15 साल, जब जितना गाड़ी की लाइफ 15 साल है ना, ये 7 तुम्हारा कम से कम 50 होगा, और ये इसका जो तुम्हारी गाड़ी जो है ये घट के 50,000 रुपए भी तो नहीं मिलने वाले हैं। सो गिवन अ चॉइस। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स हमें देख रहे होंगे, अगर जिंदगी में पहली बार कुछ खरीदना है या लोन लेना है तो वो पैसा होना चाहिए जमीन, घर, इस तरह के इन्वेस्टमेंट, गुड डेट, ना कि बैड डेट। बिल्कुल। क्रिएशन वर्सेस कंजम्पशन। अच्छा, पहले क्या था? क्रिएशन वाज ओनली लिमिटेड टू घर, पर आज क्रिएशन इज लिमिटेड टू मेनी अदर थिंग्स, ओपन टू मेनी अदर थिंग्स। आपको अपने लिए एक साइड बिजनेस खोलना है, उसके लिए आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है, आपको ये करना है, क्या कहते हैं, आपको जैसे कुछ इन्वेंट्री खरीदनी है, आपने समझिए अभी अपना जर्नी चालू की कंटेंट क्रिएशन, और अगर चलिए आपके पास तो सुविधाएं थी नहीं होती और आप ये सुविधाएं बनाते, तो मैं तो उसको गुड डेट मानता। अच्छा, तो भी गुड डेट है ना, क्योंकि आप कुछ क्रिएट इन्वेस्ट कर रहे हो। आपका YouTube डिजिटल एसेट बन रहा है। बिल्कुल डिजिटल। आज अगर YouTube से कोई 2-3 लाख रुपए महीना कमाता है सर, 2-3 लाख एक प्रॉपर्टी से कमाने के लिए वो प्रॉपर्टी 6 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यानी अगर कम से कम 6 करोड़ की होगी तो आप 2-3 लाख रुपए महीना कमा पाओगे। मैं कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, रेजिडेंशियल की तो बात नहीं कर रहा, कमर्शियल की बात, मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर आप YouTube से 2-1 लाख रुपए महीना कमा पाओ तो आपने एक तरीके से 6 करोड़ रुपए का एसेट बना लिया YouTube का। बिल्कुल। तो हम क्यों उसको एक एसेट की तरह नहीं देखते? पुराना जमाना था जब हम जमीन जायदाद एक फिजिकल चीज को एसेट देखते थे। आजकल तो फिजिकल एसेट की रिस्पेक्ट ही नहीं है। लोग रियल एस्टेट को भी टुकड़ों में बेच रहे हैं, शेयर्स बना बना के, जिसे हम रीट कहते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, कि भाई तुम एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक बनना चाहते हो, नहीं बन सकते, वो 500 करोड़ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो आप एक 5 लाख रुपए डालो, उसके मालिक बन जाओ, उतने हिस्से के, उतना भाड़ा आपको आ जाएगा। तो पॉइंट क्या है कि पहले लोग एसेट्स को सिर्फ फिजिकल देखते थे। आज गोल्ड ईटीएफ के थ्रू खरीदता हूं सर, मैं तो फिजिकल गोल्ड लेता ही नहीं, क्योंकि मुझे गहना नहीं पहनना ना, जो गहना है वो उससे आएगा, रिंग आ गई, ब्रेसलेट आ गई, चेन आ गई, वो बन गया, उसके बाद भी तो मुझे गोल्ड चाहिए। मतलब बच्चों की शादी के लिए, बच्चों के लिए जो गोल्ड खरीदते हैं, बेहतर है का पीटीएफ खरीद। देखिए आज जो आप निवेश कर रहे हैं उनके गोल्ड के लिए, वो ईटीएफ कर लो। क्यों? क्योंकि 15 साल आपने डालना है पैसा। बिल्कुल। कहां फिजिकल गोल्ड संभालते बैठोगे? आराम से करो, उस दिन और वो आएगा भी, 1 क्लिक में आ जाएगा पैसा, 1 क्लिक में आ जाएगा। 1 क्लिक। और जिस दिन उनकी बेटी की शादी आई और उस दिन पता चला भाई आपके पास तो भाई 200 ग्राम सोना तैयार, क्या बात है। 15 साल हमने तो धीरे धीरे 1000 5-5 हजार जब जो था पता भी नहीं चला 200 ग्राम, और उस दिन बटन क्लिक किया, वहां से पैसा लिया, जाके जोहरी को दिया और अपनी गहने बना लिए।
तो आपने डिजिटल कर दिया एसेट को। नहीं तो आप भाई अब रोज सुबह जा रहे हो, भाग रहे हो बैंक में डिपॉजिट करने, निकालने, ये करने, बैंक में एक एफडी अलग से रखो ताकि आपको वो लॉकर रूम दे दे, ये कर दे, वो कर दे। क्यों इतनी मगजमारी करते? ये तो यही बात होगी संजय भाई जो अपने सबसे पहले अपन ने बात की कि भाई पैसा तो पैसा है, उसको कैसे उसको बढ़ाना, वेल्थ बनाना है, ये सिर्फ सोच आपके पास ना दिमाग होना चाहिए कि किस तरह से उसको लगाना है ताकि ये हो जाएगा। अब एक चीज मुझे बताए बाकी चीजों से पहले, अब इतनी सारी चीजें बात हो रही है तो मुझे लग रहा है कि जो नए यंगस्टर्स आजकल बहुत ज्यादा डिजिटल देखते हैं और हर किसी को रहता है कि भाई करियर शुरू करूंगा, ये करूंगा। शुरुआती दौर में लोग पैसा खर्चा भी कर लेते हैं अपने शौक पूरा करने के लिए, उन्हें लगता है कि फाइनेंशियल नया नया इंडिपेंडेंस आया है पिताजी से नहीं लेने का। मैं सोचता हूं, एक एग्जांपल देता हूं कि आज के डेट में जो बच्चा 20 से लेके और 22, 23, 25 साल का है और वो सोचता है कि 45 ईयर्स का जिस दिन मैं होऊंगा, मान लीजिए आपके बच्चे की बात 10 साल का है कि अभी बेटा है, और वो जिस दिन 45 साल का होगा, कोई 20 से का, वो कहता है यार 45 के बाद मुझे काम नहीं करना है, एक्टिव कोई काम नहीं करना, मुझे पैसिव इनकम से मेरी जिंदगी चलती रहनी चाहिए वैसे ही जैसे मैं आज की डेट में। उसके लिए मुझे आप एक सजेस्ट करके बताओ कि यार तू इतना पैसा तुझे लगाना है, इतने पैसे तू अभी से डालता जाएगा तो एक टेंटेटिव उस टाइम तक तुम्हारे पास ये होगा, इसमें तुम्हारी लाइफ कंफर्टेबल चलेगी। ये बताओ सर। मैं ना आपको 100 करोड़ का एक रोड मैप देता हूँ। हाँ, 100 करोड़ का रोड मैप मुझे तो, ठीक है। 100 करोड़ किसी के लिए हैंडसम अमाउंट। हाँ, एक जनरेशन 100 करोड़ कमा सकती है। एक जनरेशन 100 करोड़ के बारे में कमा सकती है। तरीका बताओ। बहुत सिंपल फनल है। फनल सर ये मैं कमाता कितना हूँ, बचाता कितना हूँ, निवेश कितना करता हूँ, कहाँ करता हूँ। ठीक है, ये छोटा सा फनल है। ठीक है। तो आइए चल पहले चेक करते हैं कमाता कितना हूँ। ठीक। ये व्यक्ति 25,000 रुपए महीने से स्टार्ट करेगा। 25,000 में आप 100 करोड़ की प्लानिंग करवा रहे हाँ, हो? बिल्कुल। अच्छा, 25,000 रुपए महीने से स्टार्ट करेगा। ठीक। उसकी तनख्वाह साल की 7% बढ़ेगी। ठीक, 7%। ठीक है, बहुत मॉडरेट एवरेज रखा है। इतना तो अपना देश ही बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कोई मैं नहीं कह रहा 15% बढ़ेगी। नहीं, 7 तो बहुत मॉडरेट, बहुत moderate है। बहुत मॉडरेट है। जिंदगी में वो काम करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। 40 साल तक उसको काम करना है। ठीक है, 40 आज से ईयर्स 40 ईयर्स वो काम कर रहा है। 20 से 60 चला गया। 20 से 60 चला गया। ठीक। जैसे उसकी तनख्वाह 5 लाख होगी, उसके बाद वो कभी बढ़ेगी नहीं। हम मान लेते हैं हाँ, ठीक। 5 लाख तक वो पहुंच गया, उसके बाद बढ़ा नहीं पा रहा। ठीक, ठीक है सब, ये भी ठीक है सब। हाँ, ये भी जमसन मान लिया जाएगा। आज वो 20% अपना निवेश करता है 20%। और जैसे उसकी तनख्वाह 1 लाख से ऊपर होगी वो 30% निवेश करेगा। अच्छा, चलेगा। 1 लाख तक कह रहे हो कि 20% और 1 लाख से ऊपर आपकी सैलरी जिस दिन हुई उसमें 30%। ठीक, ये भी बुरा नहीं है, रीजनेबल असम्पशन। बिल्कुल रीजनेबल। और इसको वो 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा। ठीक है, निवेश को जो वो इन्वेस्ट कर, जो भी नंबर वो निकल रहा है, ठीक है। हर साल वो नंबर अलग हो जाएगा क्योंकि तनख्वाह बढ़ रही है। हाँ, तो उसमें से 20% वो डालेगा लार्ज कैप में, 40% वो डालेगा मिड कैप में, 40% वो डालेगा स्मॉल कैप। स्मॉल कैप। 40 साल की अवधि है। हाँ, 40 ईयर्स। ठीक है, ये अगर वो कर ले तो 40 ईयर्स के एंड में उसके पास 100 करोड़ रुपए होंगे। वो तो 25,000 रुपए जिसकी सैलरी आज है, Yes. और उसका ग्रोथ आपने मेजर किया कि 7% के हिसाब से पर एनम उसका मान लीजिए कि इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो जब 60 साल का होगा, और उसमें भी बता दिया कि 1 लाख तक है तो भाई 20% ही कर, हाँ। क्योंकि पैसा कम है। बिल्कुल, Volume एक भी assumption आपको ऐसी नहीं लगेगी जो नहीं, रियलिस्टिक है कि 1 लाख तक है तो उसमें से तू 20% बचा, क्योंकि पैसा कम है, खर्चे होंगे। 1 से ऊपर चलेगा तो 30% कर दो, क्योंकि खर्चा तो वही रहना है। खर्चा मोटा मोटी वही रहेगा। खर्चा मोटा खर्चे, नेसेसरी खर्चे के ऊपर जो चीजें आती है वो सिर्फ लग्जरी है। बिल्कुल सही। वो सिर्फ लग्जरी है। आज मैं 5,000 के जूते पहनता हूँ, पैसा ज्यादा होगा 25,000 का, 25,000 यही होगा, यही होगा। तो वो अगर एक बेसिक प्रिंसिपल से चले तो 20 1 लाख तक और उसके बाद 30 करते हैं, और ये 40 साल तक किसको रेगुलर डिसिप्लिन और हैबिट के साथ करते हैं तो 100 करोड़ के 100 करोड़ रुपए होंगे आपके पास। If I'm wrong, 80 होंगे। If I'm happily wrong, तो 120 होंगे। मैं कह रहा हूँ मैं 15% का मार्जिन रख लेता हूँ एरर, बिल्कुल। लेकिन 80-85 करोड़ मतलब आपको कुछ सोचना ही नहीं। अब वही मैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करता हूँ। ठीक है, 1995 से चालू हुआ, 10,000 रुपए पर मंथ डाला होता, 30 साल, तो सर वही अमाउंट, सिर्फ 10,000 रुपए बता रहा हूँ, नो एस्केलेशन, नो स्टेप अप, नो नथिंग। आज वो अमाउंट होता है सर 22 करोड़ रुपए। 22 करोड़, 10,000 22 करोड़ अभी 30 साल हुए, 40 तो हुए भी नहीं। नहीं, 30 में। ठीक है, अब अगर 10 साल ये पैसा छूट जाए, हाँ, और नया पैसा ना जुड़े सर, और ये पैसा आपको 14% का रिटर्न कमा दे, अभी तक उसने 18.5 का रिटर्न कमाया, अच्छा, आगे 10 साल में वो 14% का रिटर्न कमा दे, तो अगले 10 साल में वो 2 बार दुगना होगा। 22 into 2 कितना होता है सर? 22 into 2 44 हो गया, और 44 into 2 कितना होता है? 44 88 हो गया। 88 करोड़। तो वो बंदा जिस आदमी ने 10,000 की SIP की थी, 30 साल तक करी, कोई बढ़ाई नहीं, वो और अब आगे वो नई SIP नहीं करेगा। अच्छा, स्टॉप कर देगा, स्टॉप, लेट्स स्टॉप। हाँ। बस ये 22 करोड़ को उस पर पड़ा रहने छोड़ देगा। देगा वो। तो वो 80 करोड़ का मालिक होगा आज से 10 साल बाद। मैं समझा के थक जाता हूँ सर लोगों को। नहीं, लोगों को पेशेंस नहीं है। लोग देखते हैं कि यार 10-10 हजार किया, आज की डेट में इसमें 1 करोड़ रुपया होगा, चलो निकाल लेते हैं। हाँ, तो वो सर देखो, एक जनरेशन को खटना पड़ेगा। हर
एक परिवार में एक जनरेशन को खटना पड़ेगा। और मैं कहता हूं अगर वो सौभाग्य मुझे प्राप्त है तो मैं बहुत भगवान का धन्यवाद करता हूं कि मुझे मेरी पीढ़ियां याद रखेंगी कि हमारे दादाजी नहीं कर पाए, मतलब उनकी दादाजी नहीं, उनके परदादाजी नहीं कर पाए, मेरा पिताजी करके चला गया। यार इसमें तो बात ये है संजय भाई कि इसमें ना तो बहुत ज्यादा आपके पास कैपिटल चाहिए कि जिस कैपिटल, मतलब कोई कहे कि यार एक धंधे से मुझे बनाना है 50 करोड़, तो कहे 1 करोड़ रुपया है तेरे पास, तो यार वो भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जो इनकम है उसी इनकम का छोटा सा हिस्सा मुझे दे दो, डिसिप्लिन के साथ उसे देते रहो सालों, तो वही पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये पैसे का जो ये इन्वेस्टमेंट बता रही है, ये म्यूचुअल फंड और बाकी चीज़ों का, बहुत सारे जो परंपरागत लोग हैं, नए जमाने के लोग तो ये समझ लेंगे, उनको लगता है कि ज़मीन में निवेश कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ज़मीन से भी बेटर, क्योंकि कई बार हमने तो भाई दिल्ली एनसीआर में हम लोग रहते हैं, देखते हैं कि जो ज़मीन का टुकड़ा 20 लाख रुपए का था आज से 2 साल पहले, आज के डेट में करोड़ रुपया का हो गया। तो ज़मीन से बेटर है ये। सर देखिए, ज़मीन में 2-3 प्रॉब्लम है। वैसे जमीन एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मैं ये मानता हूँ। अपार्टमेंट को कम मानता हूँ क्योंकि लोग है ना गलत क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, जमीन और अपार्टमेंट अलग अलग आप कह रहे हो। हमारे जो तरीके रहे हैं पहले निवेश करने के, उसमें जमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। बिल्कुल। उसके रीजन ये थे सर, तब विकल्प नहीं थे। हाँ, तब आप मार्केट्स में इतना इजी नहीं था इन्वेस्ट करना, आज बहुत इजी हो गया है। और तब लोगों के पास कैश होता था, आज कैश का प्रचलन कम हुआ है काफी। जमीनों के रेट्स, सर्कल रेट्स, मार्केट रेट्स एक हो गए। बिल्कुल। तो उस टाइम के हिसाब से वो एक अच्छा निवेश मानते थे। और लोग कैसे मानते थे, देखिए उसमें भी बड़ी अच्छी प्लानिंग करते थे। किसी के यहाँ बेटी हुई तो वो क्या कहता था, मैं आज जमीन का टुकड़ा लेता हूँ, मेरी बेटी की शादी के काम आएगा। तो उन्होंने क्या किया, गोल अटैच कर दिया उस जमीन के साथ। बिल्कुल। कि मेरी बेटी की शादी इज द गोल, एंड अप्रोक्सीमेटली बेटी मतलब 25 साल के आसपास, तो 25 साल की उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई और उसको भूल गए। तो जमीन जो ली थी 10 लाख रुपए की ली थी, वो 25 साल बाद पता चला जी 10 करोड़ की हो गई। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो हमने पिछले जो 5 साल में देखा है वो अविश्वसनीय हुआ है, मतलब इट इज अनफैथमेबल। और उसको बेंचमार्क नहीं मानना चाहिए सर। हमने एक प्रॉपर्टी ली थी 2014 में हमारे गांव में, और वो प्रॉपर्टी हमने 2024 में सेम प्राइस पे बेची है। लैंड थी, अपार्टमेंट नहीं था। अच्छा, लैंड की कहानी, लैंड की बात कर रहा हूं। अच्छा। तो गलतियां होती हैं। एक क्या होता है कि हम बाद के हकीम बन सकते हैं। बाद का हकीम होता है कि काश मैं यहाँ ले लेता, काश सेम पैसा मैं नोएडा में डालता, 75 लाख रुपए डालता या 70 लाख रुपए डालता, तो आज तो वो 20 करोड़ रुपए होते हैं। तो काश ही हो सकता है, मैं तो और तो कुछ हम कर नहीं सकते उस टाइम। तो आई थिंक आप पहले ये तय कर लो कि आपके लिए वो जमीन का निवेश तब करो जब वो अवधि लंबी हो, जब आपको उस पैसे की जरूरत ना हो और आपके पास उतना पैसा हो कि आप डाल के भूल जाओ, तब आप जमीन में निवेश कर सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम है जमीन की कि आप जमीन में एसआईपी नहीं कर सकते। छोटे पैसे से नहीं, छोटे पैसे से आप जमीन नहीं ले सकते, मोटा पैसा चाहिए। मोटा पैसा चाहिए। और तीसरी प्रॉब्लम है जमीन की कि कल को विपदा आपदा आ गई तो बेचने में भी दिक्कत है, तो पूरी बेचनी पड़ेगी, आधी नहीं बेच पाओगे, पौनी नहीं बेच पाओगे। मेरे म्यूचुअल फंड में सर आज अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए है तो मैं उसमें से 10,000 रुपए भी निकलवा सकता हूं, और आज बटन दबाऊंगा कल पैसे घर पे आ जाएंगे। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो मुझे मिलती है उसका मैं मुरीद हूं। और इसलिए मैं ईज बहुत है ना सर, बहुत आज लाइफ का कुछ पता नहीं है ना। किसी ब्रोकर के पास नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना। रजिस्ट्री ऑफिस में जाना है। किसी को सेंस हो गया कि ये तो डिस्ट्रेस में है भाई, तो वो 1 करोड़ की चीज वैसे ही आपकी 70 पे लगाएगा। बिल्कुल। उसको दिख गया ये तो आदमी अनीज में, ये तो बेचना चाह रहा है। अच्छा, एक क्या है कि जितनी जमीन आपके पास ज्यादा होती है उतना लोग आपके ऊपर और परेशानी लेके आते हैं जिंदगी में। यार ये तो बहुत अमीर आदमी है, जाओ इससे ये ले लो या उससे ले लो। मेरा तो म्यूचुअल फंड है, किसी को पता ही नहीं कि 1 लाख रुपए की 1 करोड़, 1 लाख 1 करोड़ है, 100 करोड़ है, 10 करोड़ है, किसी को कुछ नहीं पता। तो आई थिंक बहुत सारे फायदे हैं, बट मैं जमीन के निवेश के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जमीन और फ्लैट में खरीदना है तो जमीन खरीदो, बेटर है। क्योंकि फ्लैट में क्या होता है ना सर, फ्लैट 10-10 साल 20-20 साल बाद, देखिए या तो लोकेशन इररिप्लेसेबल है। भाई आप कहते हो जी मैंने तो कोलाबा के कफ परेड में अपार्टमेंट लिया, तो वो तो इररिप्लेसेबल लोकेशन है, वहां आ ही नहीं सकता नया, जमीन नहीं खत्म है। जमीन ही खत्म, बिल्कुल। ठीक है, गोल्फ कोर्स रोड है, आपके गोल्फ कोर्स रोड पे अपार्टमेंट है, तो आ ही नहीं सकता ना कुछ नया वहां पे। जमीन ही वो लिमिटेड है, वो एड्रेस लिमिटेड है, तब अपार्टमेंट चलता है। पर आप एक नया जेवर एयरपोर्ट पड़ रहा है, तो वहां तो भी जमीन ही जमीन है भाई, वहां क्यों इतना सोच रहे हो। हाँ, जो जमीन इसके पास होगी वो आपकी वैल्यू ज्यादा बढ़ने लग जाएगी आगे जाके। तो अपार्टमेंट निवेश नहीं होता, अपार्टमेंट रहना होता है। जमीन निवेश होती है, क्योंकि जमीन जो है उसकी वैल्यू टाइम से बढ़ती है, उसके पोटेंशियल बढ़ते हैं, आजू बाजू कुछ नया आता है। और उसमें अपार्टमेंट में क्या होता है, कोई नया कॉम्प्लेक्स आ गया तो लोग उसमें चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे नई एमिनिटीज आ जाती है, और पुराने अपार्टमेंट को झज्जर टाइप दिखने लग जाते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो ये रीजन है जिस वजह से मैं जमीन को फिर भी प्रेफर करता हूं, अपार्टमेंट को नहीं। तो संजय जी, आपने तो बड़े आसानी से बता दिया और समझा दिया कि अगर आपके पास पैसा है तो उसका इन्वेस्टमेंट इसलिए जो कि ईज भी दे आपके यूज में, आपके लिए ज़्यादा भी पैसे से पैसा बने भी, वो सारी चीज़ बताई कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड और ज़मीन, फ्लैट कहाँ पे करना चाहिए। एक जो नई बीमारी में कह सकता हूँ और उलझन भी कह सकता हूँ, क्योंकि हम सब फेस करते हैं, आप भी करते होंगे, वो क्या है कि हर किसी के मोबाइल में एक नंबर या एक अकाउंट उसके यूपीआई से लिंक है, और हमें पता ही नहीं होता है कि यार मेरा पैसा कितना खर्चा हो रहा है। और सारी चीज़ आपको जब खर्च इंसान करता है तो लगता है ज़रूरत की बात ही खर्च कर रहा हूँ।
आप कभी मैं जोड़ता नहीं, आप भी पता नहीं जोड़ते या नहीं जोड़ते, अधिकतर लोग नहीं जोड़ते होंगे कि इसमें यूपीआई से कितना पैसा निकला। उसको कंट्रोल आदमी कैसे करे? मैं पहले एक वॉलेट होता था, उसमें डाल दिया 5,000, पता चला कि अच्छा यार ये खत्म होने को आया। अब क्या कि आपके अकाउंट से लिंक है, इसमें 50,000, लाख, 2 लाख रुपए पड़ा हुआ जा रहा है पैसा। इसको चेक कैसे करें? बजटिंग इसकी कैसे होगी? सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो इसको लेके बहुत चिंतित रहते हैं, क्योंकि जब वो पहली बार अपना एनालिसिस करते हैं, अभी तक तो कोई करता नहीं। जब मैं कहता हूँ कि भाई जाओ बताओ पिछले 3 महीने में क्या क्या खर्चा किया, तो वो बेचारे हाथ पैर खुल जाते हैं, बड़े शर्मसार भी हो जाते हैं काफी लोग। तो इसका बहुत सिंपल तरीका है। पहले हमारे पास वॉलेट होता था, फिजिकल वॉलेट होता था, बिल्कुल। तो और पॉकेट में पहले पता होता था कि 2,000 है, 1,500 है, 500 रुपए है, खर्च खत्म हो जाएगा तो फिर से लेना, फिर से ले लेंगे। फिर आया समय डिजिटल वॉलेट का, डिजिटल वॉलेट, उसमें भी ठीक था कि चलो वॉलेट में 5,000 डाल दिए, अब महीने का जो खर्चा हो, अब वो सब खत्म हो गया। तो अब आप एक काम करें, एक नया अकाउंट बनाएं, उस अकाउंट को अपने सारे यूपीएस के साथ लिंक कर दें। अच्छा, अकाउंट अलग कर दो, अकाउंट अलग कर दो, और अपने मेन अकाउंट से उस अकाउंट में महीने का जो आपका पैसा बजट डाल दो, 5,000 है, 2,000 है, 4,000 है, 10,000 है, जो है उतना डाल के छोड़ दो। और वहां टिंग 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 करते रहो, आपको वहां पे मैसेज आता रहेगा कि भाई अब खत्म। अच्छा, पिछले महीने का कुछ रह गया तो वो आपका बोनस है, और अगर महीने के बीच में खत्म हो गया तो अब अपनी आदतों को सुधार लो, अब अगले 5 दिन ध्यान से निकालना है, तो उसके लिए एक अकाउंट अलग बना लो। यूपीआई के लिए एक अकाउंट अलग कर दो, एब्सोल्युटली। ये बीमारी दूर हो जाएगी। ये बीमारी दूर तो नहीं होगी, पर कंट्रोल हो जाएगी। बीमारी तो दूर नहीं होगी, दूर देखो, कंपैरेटिवली कंट्रोल। एक्चुअली आपको पता, सपोज करोगे आपको पता होता है ना कि यार मेरे पास 5,000 रुपया खर्च करने के लिए है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ अननेसेसरी खर्चा हम करते हैं। आप दुकान पे दोस्त के साथ गए, उसने एक शर्ट खरीदी तो आपको भी पसंद आ गया, आपने उठा लिया, ठीक है, वो जरूरत नहीं थी लेकिन आपको लगा तो आपने ले लिया। तो जब वो दिखता है ना कि यार मेरे पास 5,000 रुपया बचा हुआ है, तो कई बार आदमी रुक जाता है। बिल्कुल, नहीं दिखेगा तो लगे चलो ले लेते हैं, 2,000 रुपये, बात नहीं। तो ये एक तरीके से काफी हद तक बचत हो जाएगी उस व्यक्ति की। तो अकाउंट अलग कर दे और अकाउंट से लिंक कर दे यूपीआई। एक तो यूपीआई हुआ, और दूसरी एक और मैं बीमारी ही बोलूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार उसको तो छोड़ दो, वो है क्रेडिट कार्ड। आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड की मेरी लिमिट 3 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, और आप जाते हो खरीदते जाते हो, उसमें भी एक नई सुविधा आजकल आ गई है कि ईएमआई पे ले लो। आप फ्रंट नहीं पैसा देना है, आपने कोई खरीद लिया, पता चला 3 ईएमआई में दे देंगे। आप क्रेडिट कार्ड को अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ। कैसे, जरा बताइए। देखिए, क्रेडिट कार्ड दो धारी तलवार है। अच्छा, अगर आपके काम पे आ गई तो बहुत मजा करेगी, और अगर आपने ठीक से काम पे नहीं लिया तो फिर आप ही को काटेगी। क्रेडिट कार्ड में पॉइंट्स मिलते हैं, पॉइंट्स के थ्रू आप जिंदगी के वो सुख पा सकते हैं, अच्छा, जो आप नॉर्मल में खर्चा करने की हिम्मत रखने के बावजूद भी नहीं पा सकते। अच्छा, जैसे मेरा एक क्रेडिट कार्ड है जो मुझे साल में ताज में 2 नाइट्स देता है। अच्छा, ठीक है, उसकी टोटल वैल्यू है 30 से 35,000 रुपए, वो 2 नाइट्स की। ऐसा नहीं है मैं अपनी जेब से नहीं दे सकता, तो उसका मुझे फ्री में मिलता है, इसलिए उसका मैं जाता ही जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत अच्छा लगता है मुझे खुद को कि मैं गया, अभी 2 दिन ताज में रह के आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्री फ्लाइट मिल जाती है, उसके बाद फ्री अपग्रेड मिल जाते हैं काफी बार, लाउंज जाते हैं, जब एयरपोर्ट जल्दी पहुंच गए, भूख लगी है तो आप खाओगे तो 700-800 रुपए लग जाएगा, ये लाउंज में जाओगे 2 रुपए लगेगा, अंदर गए और जो कमा के खाना है खाओ, जितनी बार खाना है खाओ। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बेनिफिट देती हैं, और क्रेडिट कार्ड आपके यूज के हिसाब से आपको कभी कभी 2.5%, 3% तक का कैशबैक दे देता है। बिल्कुल देता है। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड एक बहुत सटीक और बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, और उसको यूज करते रहना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपको इस दुनिया में, क्रेडिट की दुनिया में पैदा करता है। वो आपकी माँ है। कैसे, मैं बताता हूँ। जब आप नए निकलते हैं, आपके कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, ठीक है, तो आपको बैंकिंग सिस्टम जानता नहीं है, तो आप अगर होम लोन लेने जाओगे आपको होम लोन नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, क्रेडिट सिस्टम स्कोर बनाना है। तो आप बैंक के पास जाते हो, जो भी आपका बैंकर है, उसको बोलते हैं मैं 20,000 की एफडी रख रहा हूँ, मुझे 20,000 का क्रेडिट कार्ड दे दो। उसको आप खर्च करना चालू करते हो। जैसे आप खर्च करना चालू करते हो, टाइमली पैसा वापस करते हो, आपका स्कोर जनरेट होता है सिविल का। आप इस दुनिया में जन्म ले लेते हो, सिविल स्कोर में जन्म ले लेते हो, और जैसे जैसे आपका सिविल स्कोर आप अच्छा करते हो, फिर बैंक आपको अप्रोच करते हैं कि भाई कौन सा लोन लेना है, होम लोन लेना है। और जब आप होम लोन लेने जाते हो, आपकी फाइल खुलती है, बोलते हैं हाँ यार ये तो 800 वाला सिविल वाला आदमी है, इसको अब हम अच्छे से देते हैं, अच्छा स्कोर। डिसिप्लिन जरूरी है। तो आपका इंट्रोडक्शन टू द क्रेडिट वर्ल्ड अच्छा विल बी डन बाय सिविल, विल बी डन बाय क्रेडिट कार्ड। मतलब क्रेडिट कार्ड मम्मी है, मम्मी है, जन्मदाता है हमारी। जन्मदाता है। तो उसका अगर आप यूज अच्छे से कर लो तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसके बारे में बहुत वीडियोस बनती हैं, बहुत कुछ होता है, पर मुझे लगता है कि बेसिक भी आप यूज कर लो तो भी बहुत आप आगे निकल जाओ। बस ये एक ना बेसिक फंडा जो आप इतनी देर से हम लोग जो बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज निकल के आते हैं, कुछ भी करना है ना, थोड़ा सा अकल लगाओ, थोड़ा अकल लगाओ। क्रेडिट कार्ड है तो उसको मिसयूज मत करो कि पैसा खर्चा कर दिया है, नहीं खर्च कर लिया, उसका वो तो आपकी आदत है ना। वो तो क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो आप 200 उधार ले लोगे। बात तो वही है, बात तो वही रहेगी ना कि आप अपनी आदतें सुधारो। नहीं तो आपको अभी पीछे सेबी ने बोला कि हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग लाइव अलाउ नहीं करेंगे, बिल्कुल, तो लोगों ने क्रिप्टो में चालू कर दिया। आदत थोड़ी सुधरी, आदत नहीं सुधारी ना, आपने आदत सुधारनी जरूरी है। लालच नहीं होनी चाहिए ना, प्रिसाइसली। आप लॉन्ग टर्म कोई भी चीज आराम से करोगे, धीरे धीरे करोगे, और ओवरनाइट अमीर नहीं बनने की कोशिश करोगे, तो मान के चलिए कि रिस्क फैक्टर आपका उतना ही कम हो गया। बिल्कुल। आप देखिए, हम मार्केट्स में कहते हैं कि 4 चीजें आपको डिफाइन करती हैं, EFGH। EFGH समझाइए। इमोशन, फियर, ग्रीड, होप। अच्छा, ये 4 चीजों पे जो कंट्रोल कर लेगा वो